हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी सेफ एंड हेल्दी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स की। इसमें हम तीन डेवलपमेंट फेजेस की बात करने वाले हैं। नंबर वन, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जिसको ड्रूड ने प्रपोज किया था और लॉरेंज ने इसको एक्सटेंड किया था। सेकेंडली वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जिसको समरफील्ड ड्रूड मॉडल भी कहा जाता है। इसको प्रपोज किया था समरफील्ड ने बेस्ड अपॉन ड्रूड्स मॉडल। एंड थर्ड डेवलपमेंट फेज इज बैंड थ्योरी, जिसमें आप मटेरियल्स के कंडक्शन बैंड की, बैलेंस बैंड की, बैंड गैप की बात करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है सर जे जे थॉमसन से। साल है 1897। इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं? बेसिकली हम देखना चाहते होते हैं कि अगर हमें माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, कैन बी एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एटम्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, तो क्या उन चीजों की प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर पाते हैं जो हमें मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में दिखती हैं, नेक्ड आई से दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, कैन बी एक्सप्लेन व्हाई कॉपर इज मोर कंडक्टिव इलेक्ट्रिकली, एंड कैन बी एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सम ग्लास। क्योंकि ये वाली जो थ्योरी थी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है, इसने मेटल्स की प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे ओम्स लॉ की। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है जे इज इक्वल टू सिग्मा आई की फॉर्म में। आप में से बहुत लोगों ने इसको वी इज इक्वल टू आई आर की फॉर्म में ही देखा होगा। ये दोनों सेम इक्वेशन है, सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इस v इक्वल टू आई आर को इस v इक्वल टू आई आर में से i की वैल्यू आप निकाल लीजिए। i विल बी इक्वल टू v ओवर r। अब दोनों साइड को a से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इसमें से ये वाली क्वांटिटी है i ओवर a, इसको हम बोलते हैं j, करंट डेंसिटी बोलते हैं इसको। ठीक है। अब दूसरी साइड क्या बचा? v ओवर आर ए। इसको आप l से मल्टीप्लाई कर लीजिए और l से डिवाइड कर लीजिए। अगेन इक्वेशन के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इसमें से वाली क्वांटिटी है आर ए ओवर एल। आई होप आपको पता होगा कि ये क्या है, 1 ओवर रो। रो मीन्स रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है। इस स्टेप को करने के बाद हमारे पास क्या बचा? v ओवर रो एल। अब v ओवर एल भी आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और एक चीज आपको और पता होगी कि 1 ओवर रो जो है, रेजिस्टिविटी का इनवर्स जो है, वो कंडक्टिविटी कहलाता है। तो यहां से आपके पास इक्वेशन आई J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई और V इज इक्वल टू आई आर, ये दोनों सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की? वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वेरी हाई थर्मल कंडक्टिविटी और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर हाई करते हैं, तो मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है, स्पेशली मेटल की, वो भी बढ़ती है। ऐसा सेमीकंडक्टर के केसेस में नहीं होता है। सेमीकंडक्टर्स के केसेस में उल्टा होता है। आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और ज्यादा करंट फ्लो करता है सेमीकंडक्टर के थ्रू। लेकिन मेटल्स के केस में अगर आप टेम्परेचर राइज करते हैं, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। लो टेम्परेचर पे ऐसा देखा गया है कि मेटल्स के लिए द रेजिस्टिविटी ऑफ द सैंपल इज प्रोपोर्शनल टू फिफ्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। जब आपने टेम्परेचर राइज किया, तो रेजिस्टेंस भी राइज की, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को लो करते हो, तो रेजिस्टेंस भी कम होती जाएगी। अब टेम्परेचर को कम करते जाइए, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, जहां पे रेजिस्टेंस जो है मटेरियल का, वो खत्म हो जाएगा। अब करंट विदाउट एनी रेजिस्टेंस फ्लो करता है मेटल के थ्रू। इस फिनोमिना को सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो करती है। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज है मेटल्स की? प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है? फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऐसा देखा गया है कि अगर प्रेशर बढ़ाते हैं, तो रेजिस्टिविटी कम होती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। वीडमैन फ्रेंच लॉ,
ये लॉ क्या बताता है आपको कि अगर आप रेशियो ले लें थर्मल कंडक्टिविटी की और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी को K से रिप्रेजेंट करूं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करूं यहां पे, देन K ओवर सिग्मा T इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को आप L से डिनोट कर दीजिए। इस L को बोलते हैं लॉरेंज नंबर। तो वीडमैन फ्रेंच लॉ की एक शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? K ओवर सिग्मा इज इक्वल टू LT। और ये वाली प्रॉपर्टीज जो हैं मटेरियल्स के बारे में, स्पेशली मेटल्स के बारे में, वो पता थी, नोन थी एक्सपेरिमेंटली, लेकिन इनको एक्सप्लेन करने के लिए कोई वैलिड थ्योरी नहीं थी, एक अच्छी थ्योरी नहीं थी। उसी थ्योरी के बारे में अब हम आगे बात करने वाले हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में। पिछली स्लाइड में मेटल्स की जिन प्रॉपर्टीज की बात की गई उनको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले सन 1900 में क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी आई। लेकिन तब इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता था, इसलिए इसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। उसको दूर करने के लिए एक और थ्योरी प्रपोज की गई जिसको बोला गया क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है इसको ड्रूड ने प्रपोज किया था, लॉरेंज ने इसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन की थी। और जो क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है इसको प्रपोज किया था समरफील्ड ने। अब क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की अजम्पशंस क्या हैं? सबसे पहली अजम्पशन, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। जैसे कि एक कंटेनर में एक गैस भरी हुई हो, उसी गैस मॉलिक्यूल की तरह मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी बिहेव करते हैं। अब गैस मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करते हैं? वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं, लेकिन ये सारी कोलिजन्स जो हैं इलास्टिक इन नेचर होती हैं। इनका गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी के ऊपर कोई असर नहीं होता है। इसी तरीके पॉल ड्रूड ने भी ये सोचा, ये माना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ और पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड करता रहता होगा, लेकिन उसकी जो एनर्जी के ऊपर इसका कोई असर नहीं है। अब पॉजिटिव आयन क्या करेंगे? पॉजिटिव आयन एक यूनिफॉर्म पोटेंशियल देंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन मेटल में कहीं भी हो उसको सेम पोटेंशियल मिलने वाला है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन एक गैस मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है, तो गैस मॉलिक्यूल के लिए जो थ्योरीज हैं वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी अप्लाई होनी चाहिए। तो इसीलिए पॉल ड्रूड की अगली अजम्पशन ये थी कि लॉज ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ गैसेस, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, वो सेम तरीके से एप्लीकेबल होंगे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी। अगली एजम्पशन क्या थी? ठीक है कि अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं अप्लाई कर रखा तब तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, लेकिन सपोज आपने एक बैटरी इसको लगा दी है ऐसे करके, फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। हाँ, ये चीज हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल ये वाला है, इस डायरेक्शन में जाने के लिए पहले यहां से टकराया, फिर यहां से टकराया, फिर यहां से टकराया, लेकिन ओवरऑल उनकी डायरेक्शन फिक्स होगी, है ना? एक डायरेक्शन में मूव करने की वो कोशिश करेंगे। इस मोशन को ड्रिफ्ट मोशन कहते हैं, और इस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको वी डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो बोलते हैं, है ना? तो ये एक अगली एजम्पशन थी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ओवरऑल करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। अब अगली एजम्पशन क्या है ड्रूड मॉडल की? ड्रूड मॉडल कहता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इनकी वेलोसिटीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, देन यू विल गो एंड चेक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इन अजम्पशंस को मानते हुए क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने मेटल्स की कई प्रॉपर्टीज को काफी हद तक एक्सप्लेन कर दिया। लेट अस सी द सक्सेस स्टोरी ऑफ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। सबसे पहले आती है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से जब करंट डेंसिटी की वैल्यू निकालेगी, दैट केम आउट टू बी इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ ओवर एम टाइम्स कैपिटल ई। यहाँ पे कैपिटल ई जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, n is number of electrons per unit volume in that metal, E is electronic charge and m is mass of that electron, right? अब यहाँ पे इस इक्वेशन को, इस पोर्शन को
you can equate to sigma. Sigma is electrical conductivity. So J is equal to sigma E. ये वही इक्वेशन है जो हमने पिछली कुछ स्लाइड्स में देखा था. V is equal to IR and J is equal to sigma E is the same thing. Let us see further. Sigma now is equal to n square tau over m. यहाँ पे जो tau है ये क्या है? That is relaxation time. Relaxation time क्या होता है? इलेक्ट्रॉन यहां से आया, यहां पे इसने सपोज कर लीजिए एक कोलिजन एक्सपीरियंस की पॉइंट 1 से पॉइंट 2, डिस्टेंस इज लैम्डा 1 एंड टाउ 1 इज द टाइम टेकन फॉर दैट इलेक्ट्रॉन टू कवर दिस डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2. अब यहां से ये पॉइंट नंबर 3 तक गया, यहां पे एक और कोलिजन हुई, फॉर एग्जांपल अब इस डायरेक्शन में चला गया. 2 से 3 तक डिस्टेंस है लैम्डा 2 और टाइम है टाउ 2. अब बहुत सारी कोलिजन्स होंगी तो बहुत सारे लैम्डा वैल्यूज आपको मिलेंगी. तो इन लैम्डा वैल्यूज का अगर आप मीन निकाल लें, दैट विल गिव यू द मीन फ्री पाथ लैम्डा. और ऐसे ही टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 अप टू टाउ n, इन सब का आप मीन वैल्यू निकाल लीजिए. दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन टाइम. So average time taken by the electron between two successive collisions is relaxation time tau. ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं? टाउ इज इक्वल टू लैम्डा ओवर वी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड. ये वही फॉर्मूला है. यहाँ पे v कौन सा है? मीन वैल्यू, मीन वेलोसिटी. किस चीज की? इलेक्ट्रॉन की. मीन किस चीज का? थर्मल वेलोसिटी का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का. इन दोनों में से ज्यादा कौन सी होती है? थर्मल वेलोसिटी इज मच मच लार्जर देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो इन दिस फॉर्मूला tau will be approximately equal to lambda over v thermal. यही वैल्यू हम यहां पे पुट कर देते हैं, n स्क्वायर ओवर m लैम्डा बाई v. नाउ ये वाली जो वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी, कहां से कैलकुलेट करते हैं हम? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ से. क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की जब हमने assumptions पढ़ी थी, वहां पे हमने ये माना था कि इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग लाइक द गैस मॉलिक्यूल्स एंड गैस फॉलोज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. तो वहीं से जो आरएमएस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 kT ओवर m. यही वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर देते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाइए एंड यू विल गेट लैम्डा इक्वल टू ई स्क्वायर एन लैम्डा ओवर स्क्वायर रूट 3m kT. क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर जहां पे कांस्टेंट हैं, देन यू कैन कंक्लूड दैट सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर T. अब इसका क्या मतलब इस इक्वेशन का? टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी. और यही मेटल्स के केस में ऑब्जर्व भी किया जाता है, राइट? सो दैट मीन्स this classical free electron theory is able to somehow tell you that how electrical conductivity is dependent on temperature. इसकी पावर की बात अभी नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे, लेकिन ट्रेंड ये बता पा रही है. वैल्यू एग्जैक्ट दे ना दे वो अलग बात है, बट ट्रेंड को ये एक्सप्लेन कर पा रही है. और किस चीज को ये एक्सप्लेन कर पाई? वीडमैन फ्रेंच लॉ. आपको याद होगा, रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. इस चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में ये क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ले आई थी. दैट वाज अनदर सक्सेस ऑफ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. थर्मल प्रॉपर्टीज हो या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हो, इन चीजों के बारे में भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी फॉर मेटल्स इंफॉर्मेशन दे पाए थे. लेकिन स्टिल देयर आर सम प्रॉब्लम्स. कुछ लिमिटेशंस हैं अभी भी ट्रूड मॉडल में. कौन सी हैं? लेट अस सी. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. आप कहेंगे अभी तो हमने देखा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को जो एक्सप्लेन कर पाए, टेम्परेचर बढ़ रहा है कंडक्टिविटी कम हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ रही है. ऐसा ही तो मेटल के केसेस में देखा गया है. लेकिन अगर आप एग्जैक्ट फॉर्मूला की बात करें, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी है 1 ओवर स्क्वायर रूट टी की एज पर द ट्रूड्स मॉडल. लेकिन जब आप बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स की, तो ये वेरिएशन आती है 1 ओवर टी ओनली, स्क्वायर रूट नहीं होता वहां पे. तो ट्रेंड ये बता पा रही है, लेकिन उसका एक्सटेंट नहीं बता पा रही है, ड्रूड की जो थ्योरी है. सेकंड लिमिटेशन, स्पेसिफिक हीट जब आप कैलकुलेट करते हैं मेटल्स की ड्रूड मॉडल के थ्रू,
वो बहुत ज्यादा आती हैं एज कंपेयर टू द एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू। दैट इज द प्रॉब्लम विद ड्रूड्स मॉडल। नेक्स्ट वन, कुछ क्रिस्टल ही मेटल्स क्यों हैं, बाकी नॉन मेटल क्यों हैं, ऐसा नहीं एक्सप्लेन कर पाया। और क्रिस्टल्स में भी, मेटल्स में भी कुछ मेटल्स जो हैं वो क्यूबिक हैं, कुछ हेक्सागोनल हैं, तो इनकी प्रेफरेंस किसी खास स्ट्रक्चर के थ्रू क्यों है, ऐसा ड्रूड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ मेटल्स, उनकी पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर could not be explained by Drude's model. And then quantum effects like black body radiation, photoelectric effect, Compton effect, ये सारे इफेक्ट कौन से हैं? these are quantum effects. इनको क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता, तो ड्रूड मॉडल कैसे इनको एक्सप्लेन कर पाता? तो ये सारी प्रॉब्लम तो ड्रूड मॉडल के साथ थी, लेकिन यू विल अप्रिशिएट कि उस टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, उस टाइम पे ड्रूड ने एक ऐसा मॉडल प्रपोज किया जिसने मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को काफी हद तक एक्सप्लेन कर दिया था। दिस इज अ बिग डील। अब में से बहुत लोगों ने पॉल ड्रूड का नाम हो सकता है पहली बार सुना हो, लेकिन अपने टाइम पे पॉल ड्रूड का नाम जर्मनी में बच्चे बच्चे की जुबान पे था। सो ही वाज अ ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंटलिस्ट। ये वाली जो लिमिटेशंस है इनको दूर करने के लिए समरफील्ड ने फर्दर क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लिया था 28 साल बाद, 1928 में। उसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।